हेलो फ्रेंड्स, आपने आज के इस वीडियो में मैं आपको जो इंडियन पॉलिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और उसको बताने से पहले मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये सिग्निफिकेंट ये रोल जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का, वो कितना सिग्निफिकेंट है और क्यों आपको इसको ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। तो आप स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं ये इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जो स्कैम दिख रहे हैं, 2G स्कैम हो, चाहे कोलगेट स्कैम हो, चाहे वो CAG रिपोर्ट आई हो CWG स्कैम पे, और ये चाहे अभी लेटेस्ट आया हो 29 नवंबर 2019 में जो CAG ने बोला है कि जो NRC अपडेट प्रोसेस हो रही है, तो उसमें 1600 करोड़ का जो स्कैम है, ये सारी जो रिपोर्ट आपके सामने आ रही हैं, तो ये आप देख रहे हो कि ये सब CAG की वजह से ही सामने आती है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो ऑडिटिंग फंक्शन है, उसमें ही ये सारी प्रॉपर चीज़ें रिवील होती हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मर CAG थे विनोद राय, उनके टाइम पे ये 2G स्कैम, कोलगेट और ये CWG स्कैम किस तरह से एक्सपोज हुआ था और कितना इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा एक एक चीज़ें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बैकग्राउंड क्या था। अभी 1858 में सबसे पहली बार क्या होता है कि एक अकाउंटेंट जनरल का एक ऑफिस बनाया जाता है। 1858 में ही क्राउन आया था, आप देखते हो क्राउन कंट्रोल आया था, उससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये एक ऑफिस बनाया जाता है। उसके बाद 1860 में क्या करते हैं कि एडवर्ड डोरमंड करके का बंदा होता है, उसको फर्स्ट ऑडिटर जनरल बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होती है, उसको ऑडिटर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया बुलाने लगते हैं, रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, इस तरह से अकाउंटिंग फंक्शन भी आ जाता है। फिर 1866 में क्या होता है कि ये पोजीशन जो थी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की, वो उसको रिनेम, जो पहले जो पोजीशन हुआ करती थी 1866 में, उसको रिनेम करके कर दिया गया था कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और 1884 में इसको क्या किया गया था, रीडेजिग्नेट किया गया था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरह। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि जब पिट्स इंडिया टाइम आया था ना, तभी इसको रीडेजिग्नेट किया गया था इस पोजीशन को, और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस तरह से बुलाने लगे थे। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है जिसको, तो इसमें क्या हुआ है, ऑडिटर जनरल जो था वो इंडिपेंडेंट बन गया गवर्नमेंट से, है क्योंकि इसको स्टैच्यूटरी बैकिंग दे दी और इसको इंडिपेंडेंट बना दिया। उसके बाद आप देखते हो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें तो और इसको पावरफुल बना दिया पोजीशन को, और इसमें क्या किया गया था कि जो प्रोविंशियल लेवल पे भी कुछ ऑडिटर जनरल बना दिए गए थे। फेडरल सेटअप हुआ ही था, फेडरेशन तो सामने आता है, एक तरह का फेडरल स्ट्रक्चर आप देखोगे इसमें 1935 के एक्ट में। उसके बाद आप देखते हो कि ये जो एक्ट है ऑल्सो डिस्क्राइब्ड, जो था ये 1935 का एक्ट, इसने क्या डिस्क्राइब किया है, अपॉइंटमेंट, सर्विस प्रोसीजर और ब्रीफ ओवरव्यू दिया है ड्यूटीज़ का ऑडिटर जनरल की। और उसके बाद आप देखते हो कि अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑर्डर आता है 1936 में, जिसने डिटेल में बताई है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फंक्शन जो ऑडिटर जनरल के हैं। उसके बाद आप देखते हो कि ये जो अरेंजमेंट है 1947 तक चलता रहा, जो 1936 में जो बोला गया था वो चलता रहा 1947 तक। उसके बाद आप देखते हो कि जब इंडिपेंडेंस हमको मिल गई, तो एक आर्टिकल 148 आया था सामने, और 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो ये CAG की पोस्ट ऐसा बताई गई कि एक CAG होगा और उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, इस तरह की जिक्र था उसमें। उसके बाद CAG का जुरिसडिक्शन जो है 1958 में आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर में भी बढ़ा दिया गया। 1971 में आप देखोगे कि ड्यूटीज बन के इसको डिफाइन करने के लिए CAG की एक एक्ट आया था 1971, जिसको CAG DPC एक्ट भी बोलते हैं, ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 1971। तो आप देखोगे कि इससे बोल दिया गया था कि CAG जो है ना, आपसे रिस्पॉन्सिबल होगा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड। 1976 में आप देखते हो, 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसी के एक साल बाद आप देखते हो 1976 में CAG को क्या कहा था कि आप अकाउंटिंग के काम मत करो, अब रिलीव कर दिया था, कई सारे फंक्शन रिलीव कर दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, UPPSC 2019 के एग्जाम में प्री में ये पूछा भी गया था कि कब से रिलीव किया गया था अकाउंटिंग फंक्शन से, तो 1976 में अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में, तो ऐसे रिलीव किया गया था इसको अकाउंटिंग फंक्शन से। उसके बाद आप देखते हो CAG में बहुत सारे रैपिड कंप्यूटराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हुआ है 1990 से लेके, और आप देखोगे इसी की वजह से आप बहुत सारे करप्शन जो आते हैं ये सारे रिवील हुए हैं, और बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी, स्कैंडल्स भी, करप्शन स्कैंडल्स भी बहुत सामने आए हैं इसी वजह से। उसके बाद आप देखते हो कि जो CAG है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, तो सर पार्ट 5 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पार्ट 5 में ये CAG का जिक्र है, और उस पार्ट 5 में कई सारे चैप्टर हैं, तो उनमें जो 5th नंबर का जो चैप्टर है ना, उसमें CAG के बारे में दिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से वो दिखता है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से ही दिखाया हुआ है, तो उसमें CAG इस तरह से दिखता है। और जो इसका पार्ट 5 का जो चैप्टर 1 है, उसका नाम है एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप देखोगे 4 लोग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और 4 नहीं 5 लोग होते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 5 लोग होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। लेकिन आप देखोगे कि चैप्टर 1 तो एग्जीक्यूटिव का है, लेकिन उसमें इसका नाम है नहीं CAG
CAG का, ये चैप्टर 5 में नाम है। तो इसका ऑब्वियस मतलब निकलता है कि आप ये CAG को आप यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं मानोगे, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव से बाहर है, ये अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए आप बोलोगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बॉडी का मेंशन है, जिस चीज़ का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जो लॉ एक्ट से बनाया जाता है वो स्टैच्यूटरी बॉडी होता है। तो ये समझ में आया। उसके बाद आप देखोगे कि इसकी रैंक अगर आप देखोगे तो इसकी 9th रैंक होती है, अगर जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को होता है जो प्रेसिडेंट मेंटेन करते हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट उसको के थ्रू, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको ऑर्डर को प्रोटोकॉल लिस्ट होती है, एक तरह की रैंकिंग होती है जो प्रेसिडेंट, इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बस एक रैंकिंग बना दी गई है। तो उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कई सारी रैंकिंग है। तो उसमें 9th नंबर पे ये जो आते हैं CAG, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, सुप्रीम कोर्ट के जज और CAG दोनों 9 क्या बोलिए आप, 9A एक आया था बाद में, 9A में आते हैं CAG, 9th में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑर्डर हैं, ये ऑर्डर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए 148 आर्टिकल जो है पार्ट 5 में, उसमें लिखा हुआ था कि एक CAG होगा जिसको प्रेसिडेंट जो अपने वारंट और हैंड और सील से अपॉइंट कर लेगा, और उसको हटाना होगा अगर कभी CAG को, तो उसको हटाने के लिए उसी तरह से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको दिखती है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन हटाने के लिए ऐसा नहीं कि अपनी मन मर्जी से प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से हटा दें। तो हटाने के लिए उनको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट का, जज को हटाने वाला, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है रिमूवल। इसलिए आप देखोगे CAG को इंडिपेंडेंट बॉडी एक तरह से काम करता है, इस पर किसी प्रकार दबाव नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा आप देखो, दूसरा क्लॉज जो दिया हुआ है 148 का, उसमें लिखा है कि जो भी पर्सन अगर CAG बनता है या ऑफिस में एंटर करता है तो उसको उसको पहले क्या करना पड़ता है, ओथ लेनी पड़ती है, ओथ और अफर्मेशन। ये ओथ और अफर्मेशन क्या है, 3rd शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है, किस तरह के फॉर्मेट दिए हुए हैं बहुत सारे, मैंने पहले भी ये वीडियो में ये बताया हुआ है। तो उसमें 3rd शेड्यूल में फॉर्मेट है, तो ये बताया ओथ के बारे में। तीसरा ये लिखा हुआ है कि जो सैलरी होंगी, अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज होंगी CAG की, जैसे कि वो सारी डिसाइड होंगी, पार्लियामेंट से लॉ बनाया जाएगा और उससे डिसाइड होगा। और मान लीजिए लॉ नहीं बन पाया तो उस लॉ में क्या होगा कि तब तक वो 2nd शेड्यूल में जो सैलरी, 2nd शेड्यूल जो है ना सैलरी को लेके है, तो उस हिसाब से चलेगी उसकी सैलरी। तो आप देखते हो कि आगे चल के 1971 का जो DPC एक्ट जो बनता है ना, तो उस एक्ट में CAG DPC एक्ट जो बनता है उसमें सैलरी वैलरी सब बताई गई है कितनी मिलनी चाहिए। आज के डेट पे तो 2.5 लाख है, मिलती है 2020 में, मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसमें ये बोला ये गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद बोला गया था कि प्रोवाइडेड दैट, और एक और चीज़ याद रखनी है कि जो पार्लियामेंट जो लॉ बना के अगर सैलरी वाली डिसाइड कर रही है तो ये नहीं करेगी कि सैलरी घटा दे CAG की। मतलब आप देखोगे कुछ चीज़ें बताई हैं कि प्रोवाइडेड दैट नाइदर द सैलरी ऑफ ए CAG नॉर हिज राइट्स, उसके ना सैलरी ना राइट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, जैसे लीव ऑफ एब्सेंस से रिलेटेड राइट हो या पेंशन हो या एज ऑफ रिटायरमेंट हो, इनको नहीं आप कम कर, मतलब कुछ नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज पॉलिसी ला सकते हो। तो ये चीज़ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड पावर दे दी गई CAG को। उसके बाद आप देखोगे कि CAG के लिए 4th क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि CAG जो है रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट कोई और ऑफिस मतलब नहीं, ऑफिस में नहीं एलिजिबल, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस। तो आप देखोगे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मान लीजिए पोस्ट रिटायरमेंट उनका प्लान है कि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में कोई ऑफिस, कोई पोस्ट कर ले, मतलब हम जॉब कर ले पोस्ट रिटायरमेंट, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंस है, ताकि इतनी सारी सीक्रेट इन्फो होती है तो वो कहीं लीक ना हो जाए। तो इस तरह से ये चीज़ें आप देखो, कई सारे और भी पोस्ट हैं जिनमें इस तरह की क्लॉजेस हैं कि वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो कि ऐसा बोला गया है कि 5th क्लॉज में कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द CAG शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड बाई द प्रेजिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद CAG। मतलब जो सर्विस कंडीशंस होंगी जो इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट में लोग जो काम करते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगी CAG की, वो जो ऐसे डिसाइड की जाएंगी, जो प्रेसिडेंट रूल बनाएंगे, और वो रूल बनाते समय वो CAG को कंसल्ट करेंगे, जो वो रूल बनाएंगे उसके हिसाब से फिर ये आप लॉ के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में रहते हुए एक कंडीशन ऑफ सर्विस होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ सर्विस के लिए आप देख रहे हो कि किस तरह से उसमें भी इंडिपेंडेंस एक तरह का दिया हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए कि ये नहीं कि नुकसान पहुंचा दो, और एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, द कंडीशन ऑफ सर्विस सर्विंग इन द ये। तो
ये चीज़ है। फिफ्थ भी इंडिपेंडेंस की बात करता है। सिक्स आप देखोगे द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द सीएजी इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज अलायंस पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन सर्विंग इन दैट ऑफिस शैल बी चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं ना सीएजी के, चाहे वो सैलरी हो, अलायंस हो, पेंशन हो, या जो काम करने वाले लोग हैं उनकी, तो आप देखोगे वो सारे कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होते हैं। तो उसकी वजह से मतलब वोटिंग का भी इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि वोटिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट का कंट्रोल कम हो जाता है इसमें। ये इंडिपेंडेंस की तरह है ये भी। तो ये 148 जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इस 148 से लेकर 151 के आर्टिकल में ही सीएजी का आप देखोगे कि प्रॉपर जिक्र है। इससे अलावा और कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में और बातें कहीं नहीं लिखी हुई हैं। तो आप देखोगे 149 में बोला गया है ड्यूटी एंड पावर ऑफ कंट्रोलर। ड्यूटी भी डिफाइन की जाएगी, सीएजी बनाया गया है तो जिक्र किया है, तो ड्यूटी भी होगी। ड्यूटी में उन्होंने बोला है कि जो सीएजी है ना वो ड्यूटी परफॉर्म करेगा यूनियन और स्टेट्स के लिए या किसी भी अथॉरिटी या बॉडी के लिए जो ड्यूटीज जो पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगा लॉ बना के, उस हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, और ऐसा बोला है कि मान लीजिए जब तक लॉ नहीं बनता है तब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो तरीका वो जो फॉलो कर रहा था ना, जो ड्यूटीज करा करता था वही ड्यूटी करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको 1936 में जो ऑर्डर आया था उसके बाद ड्यूटीज डिटेल में बताई गई थी, तो वही ड्यूटीज करता चला आएगा। ठीक है, तो इस तरह की ड्यूटीज की बात की गई है। तो ये एग्जाम में आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था। ड्यूटीज के लिए आप देखो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ एनी अथॉरिटी और बॉडी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट एंड until provision in that behalf is so made shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the union and of the states as were conferred on or exercisable by the Auditor General of India immediately before the commencement of this constitution in relation to the accounts of the Dominion of the India and of the provinces respectively। तो ये तो बताया है कि पहले जो तरीका होता था डोमिनियन ऑफ इंडिया मतलब यूनियन ऑफ इंडिया और एक तरह से प्रोविंसेस के लिए जो तरीका फॉलो करते थे 1936 से, वो चलता रहेगा जब तक कोई नया लॉ बन नहीं जाता है। तो ये बातें हैं। अब आप देखोगे आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ नहीं डिफाइन है, पहली चीज़ ये आप याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत करिएगा कि ये ड्यूटीज़ हैं उसमें, तो ड्यूटीज़ नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि सीएजी जो है वो 1971 में एक सीएजी ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट आया था 1971 में, जिसमें ये और डिफाइन किया गया कि क्या ड्यूटीज होंगी, क्या सैलरी होगी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, एज क्या होगी और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको देखोगे कि इसमें दिखा है एब्सेंस क्या होता है, लीव ऑब्सेंस क्या होता है और कई सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। 1971 एक्ट के थ्रू ही सीएजी की ड्यूटीज डिफाइन है। ठीक है, ड्यूटीज पावर्स और कंडीशन ऑफ सर्विस। ठीक है, उसके बाद देखो 150 जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि जो यूनियन और स्टेट्स के जो अकाउंट होंगे ना वो किस फॉर्म में रखे जाएं, वो प्रेसिडेंट को जो बताएंगे शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट बताएंगे कि कैसे फॉर्म में रखा जाए, लेकिन वो एडवाइस लेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। मतलब कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है वो एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को कि एक काम करो, जो यूनियन और स्टेट के जो अकाउंट है ना वो ऐसे रखने चाहिए, करंट अकाउंट रखने चाहिए या किस तरह से रखने चाहिए, जैसे भी रखना हो, डिपॉजिट एफडी करा लो, आरडी करा लो, कुछ भी करा लो, तो इस तरह से आप समझो। और 151 में क्या है, ऑडिट रिपोर्ट्स की बात की गई है कि जो से ऑडिट हुआ तो ऑडिट के बाद रिपोर्ट आएगी, तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट में बोला गया है कि वो ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी प्रेसिडेंट को, बाद में वो प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो देंगे, उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी लेती है और फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी वो दोबारा पार्लियामेंट को अपनी फाइंडिंग बताती है। ये प्रोसीजर है। इसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को दिया जाएगा रिपोर्ट को और फिर बाद में वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, इसके बाद उसका कुछ नहीं दिया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जिक्र नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अब मान लीजिए स्टेट से रिलेटेड है तो वो पहले गवर्नर को देगा, गवर्नर फिर वहाँ के स्टेट के लेजिस्लेचर में वो चीज़ें और रिपोर्ट को अपने दोनों हाउस में, अगर एक हाउस है तो एक हाउस में देंगे, वो सामने ले डाउन करेंगे उसको। तो ये आप देख रहे हो कि सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब देखो 1976 में मैंने बताया था कि सीएजी को रिलीव कर दिया गया था ये फंक्शन से, ये अकाउंटिंग उनसे बोला गया अरे अकाउंटिंग अब छोड़ो। ठीक है, तो अब 1976 में जो अकाउंटिंग की बात हुई थी, तो आप देखो कि 1976 में क्या हुआ था, ये सेक्शन एक 10 है, सेक्शन 10 के 1 में ऐसा प्रोविजन बना दिया क्या कि सीएजी को रिलीव किया जा सकता है कि कंपाइल और कीपिंग ऑफ अकाउंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है ना, उनके जो अकाउंट हैं, उनके जो वो कंपाइलिंग और उसके कीपिंग से उसको बोला गया है कि अब रिलीव करते हैं। लेकिन कुछ काम अभी भी आप देखोगे, जैसे क्या, पेंशन इन ल्यू ऑफ रिज्यूम जागीर, जो रिज्यूम जागीर के बदले में जो पेंशन दी जाती है वो अभी भी देखेगा सीएजी, और लैंड के केस में देखेगा और इंडियन ऑडिट अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंट को देखेगा। ठीक है, और
सिमिलरली जो सीएजी जो है ना वो यूनियन टेरिटरी से भी मतलब उसको रिलीव कर दिया गया था, लेकिन कुछ काम अभी भी दे रखे हैं यूनियन टेरिटरी में। अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग से रिलीव किया गया, ऑडिट से नहीं रिलीव किया, तो ठीक है। तो अकाउंटिंग में बोला गया कि आप ना अभी चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप का अभी भी करो, ठीक है, अभी भी आप इसका अकाउंटिंग देखो। तो अब स्टेट्स की बात करते हैं। स्टेट्स के केस में भी बोला गया था रिलीव करने के लिए, सेक्शन 10(1) में ऐसा बोला गया था कि स्टेट्स में बोला गया था कि इसमें, लेकिन कुछ चीजें बोली कि स्टेट्स में ज्यादा नहीं पावर दिया है। स्टेट्स में सिर्फ गोवा ऐसा स्टेट है जिसका मतलब अकाउंट्स मेंटेन और कंपाइल ये नहीं करते हैं, सीएजी नहीं करता है, बाकी तो सारा का करता है सारे स्टेट्स का, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि ये था कि कीप सच अकाउंट्स इन रिलेशन टू कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट ऑफ द स्टेट्स एज मे बी नेसेसरी, और ये भी है कि जैसा स्टेट बोलेगा उस हिसाब से नेसेसरी है, जैसा जरूरत हो उस हिसाब से कंपाइलेशन करेगा अकाउंट का। और अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट जो होता है स्टेट का वो भी मेंटेन करेगा। तो ये काम तो आप देखोगे स्टेट के लेवल में काम अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन यूनियन टेरिटरी और यूनियन के लिए कुछ काम कम हो गया अकाउंटिंग का। अब आप सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों बता रहा हूँ मैं, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। आप देखो किसी की पावर और जुरिसडिक्शन क्या होगा, क्या काम है क्या काम नहीं है, सबसे लड़ाई का झगड़ा तो यही रहता है ना। कोई मान लो कहीं अकाउंटिंग के काम में सीएजी गए, बोले कि मैं बताऊंगा ऐसे करो, तो वो बोले नहीं हम तुम कौन होते हो बताने वाले। तो ये चीजें जरूरी है, इससे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। और सेकंड प्रोविजन है जो सेक्शन 10 का, उसमें ये बोला गया है कि गवर्नर जो है ना वो किसी भी स्टेट का जो अकाउंट, जैसे स्टेट को तो करना पड़ता है, लेकिन गवर्नर अगर स्टेट का चाहे तो वो सीएजी को बोल सकता है कि एक काम करो, आज से इस स्टेट का तुम कोई अकाउंट मेंटेन करने की तुमको जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करने से पहले उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से, आपने दम पे नहीं कि सीधे बोल दें। और एक और चीज, तो ये मना करने से पहले उसको कंसल्ट भी करना पड़ेगा सीएजी से। ये नहीं कि बिना पूछे सीएजी से होगा ऐसे भगा दिया उसको, ऐसा नहीं, ठीक है। सीएजी से कंसल्ट करो और प्रेसिडेंट से अप्रूवल लो, तब बोल दो कि इस स्टेट का आज के बाद तुम्हें अकाउंटिंग नहीं देखनी है। ऑडिट तो होगा, अकाउंटिंग नहीं होगी, ठीक है। कंपाइलिंग तो अभी का बाय एन ऑर्डर फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंपाइलिंग द अकाउंट्स ऑफ स्टेट, चाहे एक बार में कर दे या सेवरल ऑर्डर से, द अकाउंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। और किसी पर्टिकुलर सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट में डिपार्टमेंट भी होते हैं ना, और तो अकाउंट जो चीज है, अकाउंट के केस से उसको हटाया जा सकता है, कंपाइल करने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी स्टेट के। और जरूरी नहीं है कि पूरे स्टेट के ही अकाउंटिंग खत्म कर दे, हो सकता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बोल दे कि आज से आप अकाउंटिंग मत देखो, इसकी हम खुद देख लेंगे। तो वो चीजें आप देखोगे कि ये सेक्शन 10 में ऑथराइज किया गया गवर्नर को। उसके बाद आप देखोगे जो थर्ड प्रोविसो है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, उसमें आप देखोगे प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो सीएजी से कंसल्ट कर ले, और उसको चाहे तो वो किसी भी तरह के अकाउंट कीपिंग से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो रिलीव कर सकता है कि आज के बाद तुम ये जो है ना इस तरह का जो अकाउंट है ये तो नहीं देखोगे। तो ये ऑथराइज किया गया है प्रेसिडेंट को। ये सेक्शन 10 के प्रोविजो 3 में इस तरह की चीजें आप देखो मिलेंगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10 में बहुत सारी चीजें रिलीव की गई हैं 1976 के अमेंडमेंट से। उसके बाद आप देखते हो 10 बताया था मैंने, सेक्शन 11 क्या है। 11 ये बोलता है कि ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू रिलीव द सीएजी आफ्टर कंसल्टेशन, मतलब ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि आप रिलीव कर सकते हो सीएजी को, कंसल्ट करना पड़ेगा लेकिन सीएजी से, फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन और सबमिशन ऑफ अकाउंट। अब जैसे मान लो किसी भी कोई भी अकाउंट है जिसमें एनुअल रिसीट हो रही है, डिसबर्समेंट हो रहा है, जैसे फाइनेंस अकाउंट बोलते हैं, उसके प्रिपरेशन और सबमिशन से रिलीव कर सकता है। अब वो फाइनेंस अकाउंट का मेंटेनेंस या आप प्रिपरेशन या सबमिशन किस लिए होता है, ये यूनियन में हो सकता है, यूनियन टेरिटरी में हो सकता है। तो प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट कह देंगे आज के बाद एक काम करो सीएजी से कि तुम ना ही कोई प्रिपरेशन करोगे किसी भी फाइनेंस अकाउंट की, ना सबमिशन करोगे किसी भी अकाउंट का, ठीक है। और फाइनेंस अकाउंट का चाहे वो यूनियन हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, क्योंकि यही पावर है। और बाकी तो गवर्नर स्टेट का करता ही है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ। उसके बाद ये सेक्शन 11 ये भी ऑथराइज करता है कि गवर्नर जो है प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले ले और कंसल्ट कर ले सीएजी से, तो ये रिलीव कर सकता है प्रिपरेशन और सबमिशन ऑफ अकाउंट से रिलेटिंग टू एनुअल रिसीट एंड डिसबर्समेंट फॉर द पर्पज ऑफ ए स्टेट। किसी स्टेट से अकाउंट कीपिंग, जैसे अकाउंट की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ पे मैं ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। 1976 के जो अमेंडमेंट में सिर्फ अकाउंट हटाया गया था, तो ये सेक्शन 11 में ऑथराइज किया गया है कि प्रेसिडेंट हटा सकते हैं कि काम करो फाइनेंस अकाउंट तुम्हें मेंटेन नहीं करना है। लेकिन एक चीज और
बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें सीएजी को रिलीव तो कर दिया गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट से, बट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सबमिशन टू द प्रेसिडेंट। लेकिन वो ये रिस्पॉन्सिबल है कि उसको सबमिशन तो करवाना है प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर फॉर बीइंग लेड बिफोर द पार्लियामेंट। प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कंसल्टेशन विद सीएजी आर रिक्वायर्ड टू रिलीव द सीएजी फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट ऑफ स्टेट। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि काम हटाना है तो पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अब सेक्शन 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 बोलता है कि ये 1976 में ये सारी चीज़ें आई थी, ठीक है। वो सेक्शन 12 बोलता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएजी टू गिव इन्फॉर्मेशन। अब उसने बोला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी सीएजी की कि आपका काम होगा कि आप इन्फॉर्मेशन दोगे और असिस्टेंस दोगे यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है, और टू द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को भी असिस्टेंस दोगे, और यूनियन टेरिटरी जहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे आज के डेट पे आपको 3 दिखेंगे, जम्मू कश्मीर और दिल्ली और पुदुचेरी, ये 3 जगह हैं जहाँ पे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो उसमें बोल दिया था कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी ड्यूटी है एक तरह से कि आपको ये उनकी मदद करनी पड़ेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। तो ये सीएजी में ये चीज़ें आपको देखिए 1976 में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखते हो कि ऑडिट से रिलेटेड ड्यूटीज कहाँ कहाँ मेंशन है, किसी इस एक्ट में मेंशन होंगी, ऑब्वियस सी बात है 1971 के एक्ट में, बाद में जो 1976 में अमेंड हुआ था तो ड्यूटीज भी डिसाइड की गई होंगी। और ये तो बहुत ही बोन ऑफ कंटेंशन रहता है, बहुत सारी चीज़ों में देखोगे ड्यूटीज की वजह से लड़ाई हो जाती है। तो आप देखो इसमें कौन सा सेक्शन 13 से लेकर 21 तक 23 और 24 जो है इस एक्ट के, वो ड्यूटीज बताते हैं। और सेक्शन 13 में जो एक ड्यूटी बताई गई है सीएजी की, वो ये बोला है कि कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, चाहे वो इंडिया का हो, स्टेट का हो या यूनियन टेरिटरी का हो, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अगर उससे कोई भी खर्चा होता है तो तुम ऑडिट करोगे, सीएजी से बोला गया है। और दूसरा बोला गया है कि अगर किसी अकाउंट में अगर दिखाया जाता है कि पैसा खर्चा किया गया है, और तो आपको ये देखना है कि क्या पैसा वो सच में अवेलेबल था, और अगर अवेलेबल था तो क्या वो जो अप्लीकेबल टू द सर्विस पर्पज, जिसके लिए वो मतलब प्रोविजन किया गया था और जिसकी वजह से चार्ज किया जा रहा था, क्या उसी जगह यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, अप्लीकेबल टू द सर्विस पर्पज टू विच दे हैव बीन अप्लाइड और चार्ज। ये देखना है मतलब सही जगह लगा है कि नहीं लगा है, वेदर द एक्सपेंडिचर कन्फर्म। तो अब ये थर्ड देखना है कि ये जो आपका जो अथॉरिटी है ना, आप देखोगे कि ये एक्सपेंडिचर तो कर दिया, लेकिन वो बंदा अथराइज था कि नहीं था, कि ऐसे ही खर्चा कर दिया, तो ये देखना है। अब आप इसको ओवरऑल अगर आप देखोगे टर्म्स में तो 5 तरह से कॉम्प्रिहेंसिव ड्यूटीज दिखेंगी आपको। कौन कौन सी? ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, की प्रोविजन जो हुआ है फंड का वो उसका ऑडिट करना सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। रेगुलेटरी ऑडिट होता है कि रेगुलेटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है, डिस्क्रिशनरी है। और 4th नंबर पे होता है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, और 5वां होता है सिस्टम ऑडिट। तो ये 5 तरह के ऑडिट आप देखोगे जो करता है सीएजी। तो आप देखोगे जो प्रोविजन ऑफ फंड होता है, तो ये देखना होता है कि जो पैसा खर्चा किया गया है वो सच में अवेलेबल भी था, मतलब उसमें वोटिंग करके ही आया है पैसा, क्या ऐसे ही मतलब खर्चा कर दिया कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है, तो वो देखना है। उसके बाद ये देखना है कि जहाँ के लिए किया गया है, जैसे कोई स्कीम है किसानों के लिए, तो किसानों में ही खर्चा हुई है। जैसे फिशरीज के लिए कोई योजना आई है, उसके लिए फंड एलोकेट हुआ है, तो सच में वही एलोकेट हुआ है, कहीं और लगा दिया, किसी और खर्चे में कर दिया। तो ये सारी चीजें देखनी है, प्रोविजन हुआ है सही उसके लिए। उसके बाद रेगुलेटरी ऑडिट होता है कि बंदे ने जिसने खर्चा किया है जिसका, तो क्या वो ऑथराइज भी है कि कोई भी चेक करके वो चेक पास करके करवा ले रहा है काम। तो ये इट इज रेगुलेटरी ऑडिट में देखा जाता है कि एक्सपेंडिचर जो है अथॉरिटी को के साथ वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं होता है, कि बंदे के पास अथॉरिटी है कि नहीं है। उसके बाद प्रोप्राइटरी ऑडिट देखोगे, उसमें ये देखोगे कि जो रिटर्न आना था एक्सपेंडिचर से, जैसे कि आप मान लो वेदर द रिटर्न फ्रॉम एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एज वेल एज करंट ऑपरेशन कुड बी बेटर बाय सम अदर अल्टरनेटिव प्लान ऑफ एक्शन। प्रोप्राइटरी ऑडिट एक तरह का डिस्क्रिशनरी ऑडिट होता है, ये मतलब एक तरह से मर्जी होती है उसकी, कि अपने हिसाब से डिस्क्रेशन होता है उसका सीएजी का कि करें कि ना करें। उसमें ये होता है कि क्या कोई ऐसा तरीका भी था खर्चा करने का कि एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा तो नहीं कर दिया है, जहाँ पे मान लो 1000 रुपए की चीज, जैसे कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम में आप देखोगे कि टिश्यू पेपर इतने महंगे महंगे, टॉयलेट पेपर इतने महंगे महंगे, लाखों के मतलब खरीद लिए गए। तो ये चीजें कि सच में मतलब ये इससे सस्ते में मिल सकते थे मार्केट से कि नहीं, कि ऐसे ही मतलब खरीद लिए, खर्चा कर दिया बेमतलब में। तो ये इससे रिलेटेड हो गया। उसके बाद एक परफॉर्मेंस ऑडिट होता है कि परफॉर्मेंस ऑडिट में ये बात होती है कि ये देखा जाता है कि जो उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, जैसे कोई काम किया गया उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि जिस एजेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया है काम, वो सही से कर रही है, ये परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, अच्छा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कि नुकसान हो रहा है, पता पैसा भी ला रहा है और काम भी नहीं हो रहा है। तो इन दिस ऑडिट एन अटेम्प्ट इज मेड टू असेस एंड अप्रेज टू व्हाट एक्सटेंट सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स sought to be achieved have been achieved and at what cost, and to examine how far the agency or department is adequately discharging its financial responsibilities and ascertain whether the schemes are being
एग्जीक्यूटेड देयर ऑपरेशंस कंडक्टेड इकोनॉमिकली, ये देखता है मतलब एक तरह से। सिस्टम ऑडिट में आप देखोगे वो सिस्टम ऑडिट क्या होता है, किस तरह से सिस्टम और रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल, अंदर की जो चीज़ें हैं सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 13। सेक्शन 13 मैंने पहले भी आपको बताया था, उसी सेक्शन 13 में ये देखिए आप सेक्शन 13 में मैंने ये बताया ना ड्यूटीज़ में क्या क्या है ड्यूटीज़। इसी सेक्शन 13 में एक और चीज़ बात ये इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि जो सीएजी होगा ना वो ऑडिट करेगा जो जितने भी तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं यूनियन के, स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और वो ट्रांजेक्शन कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड हैं, तो वो मतलब ऑडिट करेगा सीएजी। और सारे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेगा, और बैलेंस शीट देखेगा, सब्सिडरी अकाउंट देखेगा, और किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का हो। तो आप देखो कि अगर कंटिजेंसी और पब्लिक फंड से रिलेटेड हो तो ऑडिट करेगा, चाहे वो यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का हो, और ऑडिट करेगा सारे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस, ये सब सब्सिडरी अकाउंट केप्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन। यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई ट्रेडिंग अकाउंट खोल रखा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब है, सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, तो वो भी देखेगा। ये सेक्शन 13 में इसको पावर दे दी गई है। सेक्शन 13 ऑल्सो इंजॉइंस ऑन द सीएजी द ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द एक्सपेंडिचर, ट्रांजेक्शन और अकाउंट्स ऑडिटेड बाय हिम। अब मान लो जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, अभी आप देखोगे अकाउंट्स का जो ऑडिट होगा तो उसकी रिपोर्ट को बताना भी है, सीएजी को रिपोर्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि सारी रिपोर्ट भी कर ली और बता नहीं रहे किसी को, तो ऐसा नहीं, रिपोर्ट करना है। सेक्शन 30 में ऐसा बोला गया है कि वो रिपोर्ट को कन्वे करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को, जैसा कि पहले बता चुका हूँ मैं। उसके बाद आप देखोगे सेक्शन 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ रिसीट्स। पैसा अभी तक तो मैं बात कर रहा था खर्चे की, अब बात आ रही है पैसा आ रहा है सरकार के पास, तो उसका ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं, कि कहाँ से आया, गलत तरीके से आ रहा पैसा, टेररिस्ट फंडिंग है, क्या है। तो मान लीजिए ये सब चीज़ें ऑडिट करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि सेक्शन 16 में ये बोला गया है कि ऑडिट ऑफ ऑल रिसीट्स विच आर पेबल इनटू सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर कोई पैसा आ रहा है तो ये ऑडिट कर सकता है, कहाँ से आया पैसा, पूछा जा सकता है, सीएजी पूछ सकते हैं कि पैसा कहाँ से आया, ठीक है, और एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं, कम क्यों आया, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स हिम टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन दैट बिहाफ आर डिजाइन टू सिक्योर check on assessment, collection and proper allocation of revenue and are being duly observed, and to make for this purpose such examination of the accounts as he thinks fit and report thereon। वो ये सारे अकाउंट इसलिए देख सकता है, उसका मेन पर्पज ये है, क्यों किया गया ऐसा, ये इसलिए किया गया कि वो चेक कर सके कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कलेक्शन जो है और असेसमेंट जो है वो एक तरह से इफेक्टिव चेक लग सके उस पर। तो ये बोला गया है कि इट ऑल्सो रिक्वायर्स हिम टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, ये जो इसमें बोला गया है कि ये ज़रूरत है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करे, कि इसमें अपने आप को कौन सेटिस्फाई करे, सीएजी अपने आप को सेटिस्फाई करे कि ये जो रूल और प्रोसीजर हैं इसके लिए जो डिज़ाइन किए गए हैं इस पर्पज़ के लिए, वो इफेक्टिव चेक डाल रहे हैं असेसमेंट में कि नहीं, कलेक्शन में, प्रॉपर एलोकेशन में कि नहीं, और ड्यूली और एंड आर बी देखे जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि नहीं। तो इस हिसाब से ये पावर आप देख लो काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर है। आगे करके सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी हुए थे, तो अब ये जो सेक्शन 16 है इसके बारे में बात भी हुई है। उन्होंने बोला है ना कि रिसीट में आप नहीं देख सकते हो, जैसे मान लीजिए जो कोलगेट स्कैम हुआ था, कोलगेट स्कैम में यह था कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज की कॉम्पिटिटिव बिडिंग होनी चाहिए, और बिडिंग नहीं करी और सीधे उसको अलॉट कर दिया बिना बिडिंग के। तो ये बोला कि गवर्नमेंट ने बोला कि अभी मतलब समय सही नहीं है, बिडिंग में टाइम लगता है, खर्चा भी बहुत होता है, हमने बिना बिडिंग के कर दिया और ऐसा कोई नहीं है। और उन्होंने बोला कि विंडफॉल गेन हो जाता, 1,76,000 करोड़ का नुकसान हो गया अगर ये प्रोसीजर ना फॉलो करके। प्रोसीजर क्या था कि कॉम्पिटिटिव करने चाहिए था, ऑक्शन होना चाहिए था, ऑक्शन हुआ नहीं। तो ये सारी बातें हैं, तो इसमें बेसिस में वो कल को ये भी बात उठ सकती है ना कि आपने कैसे ऑडिट कर लिया, कि आपको ऑडिट करना, रिसीट का ऑडिट करना ही नहीं है। जैसे कल कोई बोले आपको पैसा आ रहा है इसका ऑडिट नहीं करना, आपको खर्चे का देखो ना चुपचाप, कि खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका ऑडिट करो, पैसा आया हमारे पास उसका ऑडिट क्यों करते हो। तो इसलिए जरूरी है, ठीक है। इवन प्रायर टू द इनेक्टमेंट ऑफ सीएजी एक्ट, हम अब ये मान लीजिए ये 1971 का एक्ट आया था, तो क्या उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी रिसीट का ऑडिट होता था, लेकिन कंसेंट बेसिस पे होता था ऑडिटर जनरल में, और एज पर पैरा 13(2) ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1936 का ऑर्डर आया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि पैरा 32 में लिखा भी था कि ऑडिटर जनरल जो है वो अगर उसको अप्रूवल या रिक्वेस्ट हो गवर्नर जनरल की या किसी गवर्नर जो प्रोविंस के गवर्नर की, तो वो ऑडिट कर सकता है कि जो पैसा आ रहा है सही है कि नहीं है, ठीक है।
तो ये तो ऐसा क्लॉज था, लेकिन बाद में सेक्शन 16 में तो सीधे सीधे बोल दिया गया कि वो ऑडिट कर सकता है। तो अब आप ये देखो कि बी आर अम्बेडकर जी का क्या थिंकिंग था कि कैसा है सीएजी क्या है। तो उन्होंने बोला था कि आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस डिग्निटरी और ऑफिसर इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन CFI कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पोस्ट है ये, क्यों उन्होंने बोला कि एक यही बंदा है जो ये डिसाइड करता है कि जो एक्सपेंस वो पार्लियामेंट में वोटिंग होती है पहली चीज़ किसी भी एक्सपेंस को करने के लिए, तो वो वोटिंग में जो डिसाइड होता है उससे ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो गया है, तो ये देखता है ग्रांट वांट ज़्यादा तो नहीं दे दी गई है, और वेरीड फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। और ये देखता है कि पार्लियामेंट में जो अप्रोप्रिएशन एक्ट है उसके हिसाब से जो बताया गया है उससे ज़्यादा तो नहीं है, उसे बदल तो नहीं गया है, तो उस हिसाब से जो सैंक्शन है सैंक्शन से ज़्यादा है कम तो नहीं है। तो ये बी आर अम्बेडकर ने इसको बड़ा सिग्निफिकेंट बताया था। और एक और चीज़ आप देखो कि सीएजी जो है ना, सीएजी को पार्लियामेंट में कोई और रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। जैसे सीएजी को बुलाया जाए कोई काम करने के लिए तो आप उसके बदले में कोई मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं हम हैं, सीएजी को छोड़ो, तो ऐसा नहीं है, सीएजी को खुद ही जाना पड़ेगा, सीएजी का काम सीएजी जाने, कोई दूसरा नहीं। दूसरा और एक और चीज़, मान लो सीएजी की कोई गलती है कुछ काम है तो उसके लिए किसी मिनिस्टर को आप अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते हो, ठीक है, सीएजी का काम है, सीएजी अलग बॉडी है तो वो अलग देखेगा। दूसरा, अब ओवरऑल एक स्लाइड में अगर बात करें तो आप देखोगे सीएजी जो होता है वो पार्लियामेंट का एजेंट होता है। पार्लियामेंट का एजेंट याद रखिएगा, पार्लियामेंट बोला मैंने यहाँ पे, गवर्नमेंट का एजेंट नहीं बोला। गवर्नमेंट तो जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, तो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, और लेकिन पार्लियामेंट के तो 3 ऑर्गन होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा राज्यसभा, तो ये पार्लियामेंट का एजेंट होता है पूरी पार्लियामेंट का, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाने में बड़ा रोल होता है, यही तो होता है जो बताता है कि एग्जीक्यूटिव ने घपला किया कि नहीं किया, स्कैम किया, ज़्यादा खर्चा कर दिया है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि अब ये इसमें एक लाइन में देखोगे तो ऑल ट्रांजैक्शन होता है सेंटर से और सेंटर के हो, स्टेट के हो, चाहे वो डेट से रिलेटेड हो, सिंकिंग फंड हो, डिपॉजिट, एडवांस एक्सपेंस अकाउंट हो, रेमिटेंस बिजनेस हो, तो वो सारा ऑडिट कर सकता है। और कंसोलिडेटेड फंड मैंने पहले बता दिया ऑडिट कर सकता है। कंटिजेंसी पब्लिक अकाउंट ये भी ऑडिट कर सकता है। और एक और चीज़, रिसीट और एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर स्टेट ये भी ऑडिट कर सकता है, ये भी मैंने बताया था, ठीक है, जिसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आना हो, ठीक है। और सारी और जो बॉडीज़ होती हैं और अथॉरिटीज़ होती हैं जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड की डिफिनीशन जो है आगे चल के आप देखोगे कि एक सेक्शन में ये लिखी हुई है सब्सटेंशियली फाइनेंस, आर्टिकल 14(1) में सब्सटेंशियली फाइनेंस आर्टिकल सॉरी जो सेक्शन 14 का 1 है ना सब क्लॉज, उसमें सब्सटेंशियली का मतलब बताया गया है कि अगर 25 लाख से कम की 25 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए ग्रांट, और जो जिस पे पैसा लगा रहे हैं उसका जो 75% जो एक्सपेंडिचर है उससे तो कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए ग्रांट, ठीक है। ये ऐसा बोला है कि उसके 75% एक्सपेंडिचर से ज़्यादा ग्रांट होगी तभी माना जाएगा सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली का मतलब बहुत बड़े लेवल में, ठीक है, 75% जो टोटल खर्चा कर रही है वो बॉडी, उसका 75% से ज़्यादा होना चाहिए ग्रांट, तो ये बात होती है। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आप देखोगे कि वो कर सकता है रेवेन्यूज़ में, अगर नहीं सेंट्रल स्टेट ने अगर रेवेन्यू दिया है किसी बॉडी को तो उसका तो कर सकता है ऑडिट। गवर्नमेंट कंपनीज का भी ऑडिट कर सकता है। गवर्नमेंट कंपनीज वो होती है जहाँ पे शेयर गवर्नमेंट का होता है 51% से ज़्यादा, जैसे कि आप समझ लो जैसे चाहे वो सेंटर का शेयर हो चाहे स्टेट का हो चाहे दोनों का कंबाइन हो, ठीक है। और वो गवर्नमेंट कंपनीज की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। अदर कॉर्पोरेशन और बॉडीज़ का भी वो ऑडिट कर सकता है अगर वो उसके लॉ में रिलेटेड में ऐसा लिखा है कि सीएजी ऑडिट करेगा, ठीक है, कहीं लिखा है ऐसा। तो इस तरह की चीज़ें आप देखोगे। कॉर्पोरेशन क्या होता है, एक बिग बिजनेस होता है। जब कंपनी होती है छोटा बिजनेस होता है, कॉर्पोरेशन बिग बिजनेस होता है जिसमें शेयर होल्डर मालिक होते हैं, शेयर होल्डर जिसके पास ज़्यादा शेयर, बहुत सारे शेयर होते हैं, शेयर में होती है कंपनी, कॉर्पोरेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि ये ऑडिट रिसीट्स स्टॉक अकाउंट्स एंड अदर्स विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट और व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट, वो क्या कर सकता है कि रिसीट्स को ऑडिट कर सकता है, stock account or other with approval of the president or when required by the president, or audits accounts or any other authorities like local bodies when requested by the president or the governor। मतलब वो कर सकता है अगर कोई बोल रहा है, प्रेसिडेंट बोल रहा है या गवर्नर बोल रहा है अगर कि रिसीट को ऑडिट करो, तो मतलब स्टॉक अकाउंट हो तो ये कर सकता है, मतलब ऑडिट। रिसीट के केस में कुछ पावर लिमिटेड होती है लेकिन मतलब कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट ने एडवाइस किया है या और प्रेसिडेंट ने गवर्नर ने एडवाइस कर दिया कि रिक्वेस्ट कर दी है कि लोकल बॉडीज़ का भी ऑडिट कर लो तो कर सकता है। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का एडवाइजर और फ्रेंड की तरह होता है जो सीएजी होता है, और कि बताता है कि समझने में हेल्प करता है कि समझ पाए रिपोर्ट को, और ये कंपाइल करता है स्टेट गवर्नमेंट के और अकाउंट को मेंटेन करता है। और आर्टिकल 150 मैंने पहले बताया कि सेंटर और स्टेट के अकाउंट किस
फॉर्म में रखे जाएंगे ये बता सकता है, एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को। 151 मैंने बता दिया, रिपोर्ट कहाँ दी जाएगी प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। और ये भी असरटेन करता है कि जो नेट प्रोसीड है किसी भी टैक्स का, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है या कस्टम ड्यूटी है, कोई भी टैक्स है, ठीक है, किसी भी टैक्स के जो नेट प्रोसीड्स है तो ये CAG बता सकता है कि इतना जो है आर्टिकल 279 में ऐसा लिखा हुआ है कि वो उसका जो सर्टिफिकेट है फाइनल, उसने बोल दिया इतने लाख करोड़ आया तो इतना ही आया है। उसके बाद CAG की देखो आप रिपोर्ट आती है, 3 तरह की CAG है, रिपोर्ट बना रहे हैं, 3 रिपोर्ट आई, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग पे। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो होता है कि जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, जितना सैंक्शन किया गया था। फाइनेंस अकाउंट वो होता है कि कितना रिसीट और कितना डिसबर्समेंट हुआ है। पब्लिक अंडरटेकिंग आप जानते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जाती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट देते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाद जाती है पार्लियामेंट में जाने के बाद एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, वो देखती है इस रिपोर्ट को, पढ़ती है, फिर वो बताती है पार्लियामेंट को, अरे इसमें तो घपला है कि अच्छी है रिपोर्ट, सही है, और मतलब अपना ओपिनियन बताती है कि इसमें स्कैम हो गया है। तो PSC रिपोर्ट्स इट्स फाइंडिंग टू पार्लियामेंट। उसके बाद PSC होता क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है 1921 में पहली बार ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिकॉर्ड रिफॉर्म के हिसाब से बनाई गई थी। उसके बाद 1967 में आप देखोगे 1967 से इसका जो लीडर बनाया गया जा रहा है वो अपोजिशन से बना जा रहा है। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जो मेजोरिटी पार्टी होती थी, लीडर होता था ना, उसको बनाते थे, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे इसके जो मेंबर होते हैं टोटल 22 मेंबर होते हैं इसमें, चेयरपर्सन को जोड़ के, और चेयरपर्सन तो अपोजिशन के लीडर होता ही है, और 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, और 1 साल के लिए ये मेंबर होते हैं, बाद में फिर से दोबारा इलेक्शन होता है इनका। तो आप देखोगे कि ये जो 22 मेंबर है, पहले 15 ही मेंबर होते थे, लोकसभा से होते थे, बाद में इनको राज्यसभा वालों को भी जोड़ा गया 7 मेंबर। तो आप देखोगे जो मेंबर आते हैं ना, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो मेथड होता है ना प्रेसिडेंट का, उसी तरीके से वही चुने जाते हैं। जैसे राज्यसभा से चुनना होगा 7 लोगों को, तो वो वैसे चुने जाएंगे, राज्यसभा के लोग वोट करेंगे। लोकसभा चुनना होगा तो लोकसभा के लोग वोट करेंगे और चुन के ये भेजेंगे। और ये कौन चुनता है, अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर जो है वो चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है कि ये जो लीडर है अपोजिशन का, ये जो वो ये बनेगा लोकसभा, वो उसकी जो पावर है ना स्पीकर के पास है ये पावर। तो आपने देखा आज की डेट पे आप देख रहे हो, ये मैंने बताया हुआ है कि ये आप देख रहे हो बीजेपी मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में आप देखते हो, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो मेजोरिटी होता है वही ज़्यादा नंबर हो गया। तो आज की डेट में बीजेपी के ज़्यादा मेंबर हैं। उसके बाद कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस का लीडर जो है अपोजिशन का लीडर है, तो वो इस समय बना हुआ है PSC कमेटी का। तो आप सोच रहे होगे सब मेजोरिटी वाले हैं तो दबा देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें दूसरी पार्टी के भी कुछ लोग होते हैं, तो वो अगर कोई पोल खोल रही है तो पोल खोल देंगे वो, जैसे कि स्कैम हो गया, इस तरह की बातें। उसके बाद इसका काम क्या होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका काम होता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो मतलब ऑडिट करना और ये एग्जामिन करना। ये जो रिपोर्ट आती है CAG की, वो अलग से देखना होता है कि सही है कि क्या है, क्या फाइंडिंग्स है, वो फाइंडिंग्स बताते हैं। उसके बाद आप देखोगे रोल क्या होता है। रोल आप देखोगे, कोई पूछे आपसे व्हाट इज द रोल ऑफ CAG, तो आप बोलोगे टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखोगे कि आप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सपोर्ट करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू और लॉ ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है कि सही में ये जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किया है एग्जीक्यूटिव ने, वो सही तरीके से किया है कि अपने मर्जी से मन मुताबिक खर्चा किया है। तो अकाउंटेबिलिटी की तरह से आती है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट इन द स्फीयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर्ड थ्रू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CAG। तो ये जैसा कि बताया मैंने अकाउंटेबिलिटी के बारे में, ये सिर्फ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ऑडिटर जनरल जो आजकल की डेट पे आप CAG बोलते हो, ये मिसनोमर है। असल में इसमें कंट्रोलर का कोई रोल ही नहीं है। कंट्रोलर मतलब कंट्रोलर होता नहीं है। इसका जब खर्चा हो जाएगा तब इनसे पूछा जाएगा कि आप ऑडिट करो, खर्चा होने से पहले इनका कोई रोल नहीं है। तो आज की डेट पे अगर आप बात करोगे तो सिर्फ ये ऑडिटर ही हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद आप देखोगे कि फ्रीडम जो है, इनको एक्सपेंडिचर में ज़्यादा फ्रीडम है और रिसीट के केस में चाहे स्टोर और स्टॉक हो, इनमें कम फ्रीडम है। तो जैसे कि आप देखोगे कि एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना होगा तो ये अपने ऑडिट कोड बनाएंगे, अपना मेथड बनाएंगे, स्कोप बताएंगे, सब कुछ बताएंगे कि कैसे ऑडिट होगा। लेकिन जब रिसीट का केस होगा तो इनको एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जैसा बताएगी उस हिसाब से रूल्स उस तरह से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद लिमिटेड रोल, गवर्नमेंट कंपनीज में इनका रोल जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है मैंने पहले बता दिया। और ये गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो CAG ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो आप देखो लिमिटेशन जो होता है ना, अब जैसे कुछ सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, हर चीज़ का तो ऑडिट नहीं कर सकते, जो कुछ सीक्रेट है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशूज़ हैं, तो वो चीज़ें जो है ऑडिट करने के लिए डॉक्यूमेंट मांग नहीं सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो एजेंसीज होती हैं एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, उन्होंने अगर लिख के दे दिया कि हमने इतना खर्चा किया है तो फिर मानना पड़ेगा, फिर वो नहीं पूछ सकते CAG की हमको सर्टिफिकेट दिखाओ।
तो ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप देखोगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड रोल होता है कहीं कहीं जैसे पब्लिक कॉर्पोरेशन में। अब पब्लिक कॉर्पोरेशन में लिमिटेड रोल जैसे क्या है, कॉर्पोरेशन मैंने पहले बताया जहाँ शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे LIC है, ठीक है, 100% गवर्नमेंट तो है नहीं है, LIC में शेयर होल्डर्स हैं, तो LIC में आप देखोगे कि LIC, SBI, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, रिजर्व बैंक हो गया या फूड कॉर्पोरेशन हो गया, ये सारे जितने हैं इन सबका जो इनमें CAG का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि कुछ टोटली एंड डायरेक्टली लाइक दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और ONGC, एयर इंडियन और इंडियन एयरलाइंस, इनमें बहुत रोल है, जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया, ONGC हो गया, एयर इंडिया हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गया, इसमें बहुत रोल है CAG का। उसके बाद आप देखोगे सम बाई प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद CAG। उसके बाद देखोगे कहीं कहीं जो प्राइवेट प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है ना, CAG से कंसल्ट करके प्राइवेट प्रोफेशनल अपॉइंट कर लेती है। तो लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, LIC, SBI और पब्लिक सेक्टर बैंक और RBI और FCI इनका ऑडिट नहीं करती CAG, ठीक है। और PSB का तो ऑडिट RBI करती है, तो मालूम ही है आपको पब्लिक सेक्टर बैंक का। उसके बाद चैलेंजेस देखो, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं कोई कि इसमें कोई डिसाइड हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है ना ही उसमें एक्ट में है, तो कोई भी मन चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से एग्जीक्यूटिव बना देगा कि यार मेरा आदमी रहेगा, मेरी शिकायत नहीं करेगा, तो ये हो जाता है। उसके बाद कई बार ये CAG जो है उनसे बोला, उन्होंने मांगी रिपोर्ट कि हमको रिकॉर्ड दो, तभी तो वो ऑडिट करेंगे, लेकिन उनको मेरी सप्लाई नहीं हो पाती है, देर से पहुंचता है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, चैलेंज है। उसके बाद टेन्योर इनका 6 साल है, जब तक समझ में आता है तब तक ये रिटायर हो जाते हैं, तो और एक तो एज भी 65 है, तो इसमें भी नहीं, तो जबकि आप देखोगे UK में 10 साल, USA में 15 साल, एक्सपीरियंस भी नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। आप देखोगे ज़्यादातर IAS ऑफिसर को आजकल बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, सेक्रेटरीज जो होते हैं उनको बना रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज और होम सेक्रेटरीज इस तरह के लोगों को बनाते हैं। तो आप देखते हो कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको नहीं पता एक्सपेंडिचर कितना हद तक सही है। उसके बाद आप देखोगे कि वर्कलोड बहुत हो गया, PPP प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी बहुत काम मिलने लगा है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई है, करप्शन तरह तरह के, 2G स्कैम बताइए स्पेक्ट्रम है, CWG है, मतलब हर चीज़ की नॉलेज हो, हर तरह के करप्शन की चीज़ें देखनी होती हैं। और सम टाइम एग्जैगरेटेड लॉस एस्टिमेट, जैसा कि आप देख लो 1,76,000 करोड़ का जो लॉस एस्टिमेट था कॉमनवेल्थ में, उसमें कोलगेट में, तो वो किस तरह के फिगर्स आते हैं, तो उनसे रेपुटेशन डैमेज होती है। और आप देखोगे आजकल के समय में तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से भी और एनवायरमेंट में जो गोल डिसाइड किए हैं, तो उस हिसाब से भी ऑडिट के लिए बहुत स्कोप हो गया है। और आज की डेट पे आप देखोगे कि क्या किया है CAG ने, तो आप देखोगे बिग डेटा रिवोल्यूशन आया है ना, तो CAG ने भी बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी लाई थी 2016 में, और एक सेंटर भी बनाया है इससे रिलेटेड, डेटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स का, दिल्ली में, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 2017 में CAG जो इंडिया के थे उन्होंने होस्ट किया था कॉमनवेल्थ ऑडिटर जनरल कॉन्फ्रेंस को। उसके बाद आप देखोगे पब्लिक ऑडिट और एनवायरमेंट ऑडिट को लेवरेज करने के लिए कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है, कॉन्फ्रेंस ने भी बहुत हेल्प करी है पार्टनरशिप में और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो जो कभी ब्रिटिश के अंदर कॉलोनीज हुआ करती थी, वो है कैपेसिटी डेवलपमेंट इन पब्लिक ऑडिट। CAG ने UN हेडक्वार्टर का भी ऑडिट किया था, कितनी बड़ी बात है, क्रेडिबिलिटी शो करता है। अब इसके लिए सजेशन दिए हैं फॉर्मर CAG जो विनोद राय हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो एडवाइस पे कौन करे क्या करेगा, ये हटा के सीधे सीधे ऐसा कर देना चाहिए कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है वो, और पंचायती राज और गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटीज हैं, और ये सारी CAG के अंडर ऐसे ही ले आओ, उनको सीधे सीधे ले आओ, ठीक है। इनका ऐसा कंडीशन मत रखो इनके साथ कि ये जो है जब बोला गवर्नर बोलेंगे या प्रेसिडेंट बोलेंगे तब होगा, ऐसा डायरेक्ट ले आओ। और एक और ऐसा बोला कि 1971 में बोला कि इसको अमेंड करना चाहिए और बीच बीच में, क्योंकि जरूरत है, क्योंकि पेस चेंज हो रहा है, सब कुछ मेथड चेंज हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हो कोलेजियम, उन्होंने बोला कि जो ये आप इलेक्शन प्रोसीजर है ना, जैसा CBC का होता है, ऐसा कोलेजियम टाइप का बना लो कि उस तरह से सेलेक्ट करो, ट्रांसपेरेंसी आ जाए तो ये सिलेक्शन में। उसके बाद आप देख रहे हो अभी रिसेंट में कॉमन कॉज करके कंपनी है जिसने ये पोल खोली थी अभी 2G स्कैम की और कोल ब्लॉक की, तो वो उसने बोला कि यार नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे, वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन अभी राजीव महर्षि जो होम सेक्रेटरी हैं उनको अपॉइंट किया गया, तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं अपनाई, अपना ही बंदा बिठा दिया, मतलब एक तरह से। तो उनको मौका था, वो ट्रांसपेरेंसी कर सकते थे, पब्लिक अकाउंट कमेटी से पूछ लेते अपोजिशन के लीडर से कि हम बनाएं इसको ना बनाएं, तो इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि अगर इस तरह का काम होगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। जैसे मान लीजिए होम सेक्रेटरी थे राजीव महर्षि, अब इनसे बोला जाए कि आपको ऑडिट करना है नई गवर्नमेंट के अंदर, तो वो हो सकता है अपनी पुरानी गवर्नमेंट के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं तो उनको अपना ही काम ऑडिट करना पड़ जाए, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, वो अपना काम कैसे सही से मतलब बिना बायस हुए कर देंगे ऑडिट, क्योंकि अपने में गलती अगर निकालेंगे तो फंस जाएंगे, तो वो तो दिक्कत है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यही इसका कहना था कि कॉमन कॉज कंपनी का, और कहा कि ऐसा नहीं है कि हम किसी के इमेज को मतलब डैमेज करना चाह रहे हैं,
लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो सीएजी इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो उसके लिए मतलब ध्यान देना चाहिए, उसका एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए, आर्बिट्रेरी मेथड नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सुझाव दिया कि प्राइम मिनिस्टर और जो पीएससी का जो चेयरमैन होता है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो दोनों को मिलकर सिलेक्ट करना चाहिए। और इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि जो कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी जो आया था 2011 में, जो पीजे थॉमस का केस था सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि आपको एक चीज़ तो याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए वो ओपन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिलेवेंट फैक्ट और एस्पेक्ट्स ध्यान रखने चाहिए, इम्पेकेबल इंटीग्रिटी का बंदा लेना चाहिए। तो सीएजी ने बोला कि अरे सीवीसी से भी जो कॉमन लॉज है उसने बोला कि ये तो सीएजी तो और बड़ी पोस्ट है, तो सीवीसी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको उस हिसाब से ही काम मतलब करना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी का मेथड करके ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है। उसके बाद आप देख रहे हो कि आईएएस ऑफिसर ही सिलेक्ट किए जा रहे हैं तो सीएजी में 1978 से, जो सेक्रेटरी की पोस्ट पे होते हैं उन्हीं को बना दिया जाता है, राजीव महर्षि जैसे बन गए। तो ये इनका टर्म एक्सपायर हो रहा था अपना होम सेक्रेटरी का, तो इनको बना दिया गया। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि आर्बिट्रेरी मेथड हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी उतनी है नहीं। उसके बाद कुछ कोर्ट केसेस आए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ केसेस आए थे, तो उन्होंने केस कर दिया जुरिसडिक्शन पे कि सीएजी जो है, सीएजी को बोला गया है कि ये जो ऑडिट करेगी, तो उसमें बोला था कि सब्सटेंशियली फाइनेंस का जो होते हैं सेंट्रल और स्टेट से वही ऑडिट करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे ऑडिट। लेकिन और दूसरा बोला था कि 14(2) जो सेक्शन था इस एक्ट में, वो बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट गवर्नर ये जो है ये हम मतलब अगर बोले तो मतलब प्रीवियस अप्रूवल के साथ ही ऑडिट कर सकते हैं सीएजी। तो इस तरह की बात थी। तो उन्होंने बोला कि 1 करोड़ से ऊपर अगर फाइनेंशियल ईयर में अगर मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि इन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ऑडिट कैसे कर रहा है सीएजी, ये नहीं कर सकते, इनके पावर के बाहर है। तो फिर वो कोर्ट ने बोला था कि जो 14(1) में जो क्लॉज दिया गया है ना कि आप ये 25 लाख से ऊपर हो और 75% का से जो टोटल एक्सपेंडिचर है उससे कम नहीं होना चाहिए लोन, तो ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं और जो 14(2) में जो लिखा हुआ है दोनों अलग अलग हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि 14(1) का लगा दो कि 14(1) में तो ऐसा है, आप 14(2) के हिसाब से कैसे ऑडिट करवा ले रहे हो। 14(2) अलग चीज़ है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो उन्होंने ये बोला कि इस केस में क्या था कि ये बताया गया था कि जो ऑडिट की रिसीट्स की जो ऑडिट का जो जो पावर है वो पावर कहाँ से आता है। तो उन्होंने ये बताया था कि सीएजी जो है वो ऑडिट सेक्शन 14(1), 14(2) और सेक्शन 15 जो सीएजी एक्ट का है उसके हिसाब से उसको पावर है कि वो किसी भी कॉरपोरेशन का अंडर रिस्पेक्टिव अगर उसने रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशन में एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट नहीं किया है तो वो ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये अगर मतलब सीएजी ने पहले ऑडिट नहीं किया है तो ये कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो बाकी आप इसको स्क्रीन में देख के पढ़ के समझ सकते हैं, केस बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद देखो सेक्शन 15 में किस तरह की बातें की गई हैं कि लोन केस ऑफ ग्रांट्स और लोन्स गिवन टू अदर अथॉरिटीज और बॉडी, अगर किसी अथॉरिटी को लोन दिया जाता है और तो किस तरह से मतलब किसके कहने पे ऑडिट करा सकते हैं, किसके कहने पे नहीं ऑडिट करा सकते हैं। इस तरह के सेक्शन 15 जो है ना, ये जो डीपीसी एक्ट है तो सीएजी का, उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मेंशन की गई हैं कि ऑथराइज कर सकता है प्रेसिडेंट चाहे तो, और प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं करना है तुमको इसका ऑडिट तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मतलब और राइट टू एक्सेस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स जो है कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट मांगना है किसी कॉर्पोरेशन के ऑडिट में कि हमको दिखाओ हमें ऑडिट करना है, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑथराइज प्रेसिडेंट या गवर्नर यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो ऑथराइज करेगा कि सीएजी, ठीक है। तो ये आप देखो कि ये सारी चीज़ें हैं केसेस में। सेक्शन 19 में बात की गई थी गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेशन में भी, ये भी वैसे ही है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, मैं इसको डिटेल में इतना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह एक केस था। उसके बाद एक रघुनाथ वर्सेस केलकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बॉम्बे हाई कोर्ट में केस हुआ था। इसमें बोला गया था कि अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय द ऑडिट, मतलब ये जो स्कोप है किस बेसिस पे ऑडिट होगा, कितना टाइम में होगा, ये सारी पावर देती थी सीएजी अपने हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन 23 में ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद अरुण अग्रवाल का केस होता है, उसमें बोला था कि सीएजी रिपोर्ट जो है, सीएजी की रिपोर्ट ये पार्लियामेंट के स्क्रूटनी पे होता है, पार्लियामेंट उस बेसिस पे ग्रांट दे ना दे उसकी मर्जी पे है, कमेंट्स जो है वो पार्लियामेंट के पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सीएजी ने दे दिया तो लीगली बाइंडिंग हो गया, उसके हिसाब से काम करना। उसके बाद अरविंद गुप्ता का केस होता है, उसमें बोला था कि क्या परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं कर सकती सीएजी, तो मैं बोला कि सेक्शन 16 में ऐसा दिया है
कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। तो सेक्शन 16 में पहले ही बता चुका आपको। उसके बाद ड्यूटी ऑफ सीएजी की बात आई थी, एक सुब्रमण्यम बालाजी, उन्होंने बोला था कि पहले ही सीएजी को पावर देना चाहिए, एक्सपेंडिचर हो जाने के बाद पावर देने क्या मतलब। तो बोला था, वर्डिक्ट आया था इसमें सुप्रीम कोर्ट का कि ऐसा नहीं है, एक्सपेंडिचर जब हो जाएगा तब सीएजी की ड्यूटी अराइज होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।